Okay, so very good afternoon, class. Today is our first class to the crash course of Gate Mining 2026. आज जो हम लोग ना सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन, बेसिक्स और कुछ सब्जेक्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, कैसे हम चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं और क्या मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कैसे चीज़ें लाइंड अप होंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में जो है हमारे 6 सेक्शन दिए हुए हैं माइनिंग के सिलेबस में। एक पार्ट है हमारा एप्टीट्यूड का, तो जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, जनरल एप्टीट्यूड, ये होता है 15 मार्क्स 10 क्वेश्चन फिक्स। 15 मार्क्स 10 क्वेश्चन, यानी कि हमारे जो टोटल मार्क्स है उसका 15% वेटेज ये कवर करता है और मोस्ट इजी पार्ट है इसमें। मतलब हम लोग ऐसा मान के चलिए कि 15 में से अगर गिरी हालत में तो 12-13 मार्क्स सिक्योर किया जा सकता है, बिकॉज इंग्लिश में देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि एक आध क्वेश्चन थोड़ा गलत हो सकता है या आउट ऑफ रेंज हो सकता है किसी के लिए। अगर जिसका इंग्लिश ठीक है उसके लिए ये भी हो सकता है कि आप 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन वोकेबलरी और क्या चीजें पूछता है उसमें। सेकंड पार्ट होता है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है 13 मार्क्स ऑलमोस्ट हर साल, अभी रिसेंट ट्रेंड्स में लास्ट 7-8 सालों में 13 मार्क्स का देखा गया है, जिसमें 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारा 13% ऑफ द टोटल मार्क्स कवर करता है, यानी कि 28% इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। और अगर आप पास्ट जो कट ऑफ है और वो एनालिसिस करेंगे थोड़ा पास्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, और वहां पे तो आप पाएंगे कि 28% जो है ना ऑलमोस्ट कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का। समटाइम्स 1 या 2% ऊपर नीचे होता है, इट माइट चेंज कि 1-8% ऊपर चला जाए या 1-8% नीचे चला जाए, बट ऑलमोस्ट 28%। अगर किसी को बाकी चीजें नहीं आती हैं, माइनिंग नहीं आता है, बट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड भी पूरी तरीके से कर लेगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप कट ऑफ के आसपास लाई कर जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा सेक्शन जो है वो हमारा आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लस जियो मैकेनिक्स में 2 पार्ट है, जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल। ये 2 पार्ट इसमें आते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सेपरेट पार्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से हर साल 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जियो मैकेनिक्स से 12 से 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो ये थर्ड सेक्शन जो है हमारा, ये सेक्शन नंबर 3 में मेंशन्ड है, ये जो है ऑलमोस्ट 15 मार्क्स कवर करता है। 15 मार्क्स है ना, और 15% वेटेज इसका भी हो गया है। इसमें से भी अगर एक आध क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग प्योरली है कि कट ऑफ क्रॉस कर चुके होंगे। ठीक है, अगर यहाँ मान लो ये वाला थोड़ा सा पार्ट जो है टेक्निकल है, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, थ्योरी पार्ट इससे बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, सेक्शन 3 में थ्योरी पार्ट नहीं है, थ्योरी जो भी है वो थोड़ा बेसिक है, वो भी जियो मैकेनिक्स या ग्राउंड कंट्रोल में पूछी जाएगी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वो भी नहीं है। फिर एक सेक्शन और है माइन जियोलॉजी, ये सेक्शन 2 में आपके मेंशन है। माइन जियोलॉजी, माइन डेवलपमेंट प्लस माइन सर्वे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपका 13 to 14 मार्क्स का पूछा जाता है ऑन एन एवरेज। तो ये भी 13% आपका जो है मार्क्स कवर करता है। अच्छा, इसमें थ्योरी, जो जिन बच्चों का थ्योरी बहुत स्ट्रांग है ना, माइंड जियोलॉजी से एक क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या मैक्सिमम हुआ तो 2 क्वेश्चन है ना, तो 1 से 2 मार्क्स माइंड जियोलॉजी कवर करता है। बट ये थ्योरी पार्ट है, तो जिनका थ्योरी स्ट्रांग है वो इस पर फोकस कर सकते हैं। बट चूंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है तो मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ, जियोलॉजी थोड़ा कम ही पढ़ेंगे, जितना जिसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना हम लोग उसको टाइम देंगे। ठीक है, इस पार्ट में माइंड डेवलपमेंट में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है, और माइंड डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं। अगर कोई सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग भी जानता है तो माइंड डेवलपमेंट के न्यूमेरिकल कर सकता है, और यहाँ पे थ्योरी पार्ट भी अच्छा आता है। माइंड डेवलपमेंट इन द सेंस कि जो माइंड का ओपनिंग होता है, शाफ्ट सिंकिंग और इंक्लाइन एडी टनल वगैरह जो अपन बनाते हैं, वो सारा कुछ है ना, माइंड में कैसे वर्किंग होती है, बोर्ड एंड पिलर और वो सारा कुछ
जो इनिशियल स्टेजेस हैं, बाकी इन डेप्थ वर्किंग जो है वो माइंड मेथड और माइंड मशीनरी में हम लोग देखेंगे, बट इनिशियल स्टेजेस जो है, जो माइंड पे साइट सिलेक्शन और माइंड डेवलपमेंट की जो इनिशियल स्टेजेस हैं, जैसे कि हमारा कौन सा एक्सप्लोसिव यूज करना है, कौन सी बाकी चीजें होंगी, वो इस माइंड डेवलपमेंट में डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, सर्वे में कुछ थ्योरी का पार्ट है जो फोटोग्रामेट्री और एरियल और थियोडोलाइट वगैरह, एरियल सर्वे थियोडोलाइट वगैरह है, वो सारा कुछ। ठीक है, लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बहुत टफ तो नहीं है, बट इजी भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, बेसिक जो ट्राइंगल वाला कैलकुलेशन है, अगर वो कोई पार्ट कवर कर लेता है, तो जैसे जैसे आप ट्राइंगल वाला पार्ट कवर करते जाएंगे, तो आप सर्वे के न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से अप्रोच करते जाएंगे। और सर्वे में कुछ फिक्स न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे थियोडोलाइट हो गया, है ना, कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले प्रॉब्लम्स हो गए, और कुछ फोर बियरिंग, बैक बियरिंग और इस सारे से चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ट्राइंगुलेशन वाला पार्ट है, वहां से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये वाला पार्ट आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं। मतलब अगर आप मोस्ट इजी सेक्शन पूछे हमारा माइनिंग का कोर सब्जेक्ट का, तो कोर सब्जेक्ट का सबसे इजी सेक्शन जो है ये सेकंड वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा माइंड मेथड और माइंड मशीनरी। माइनिंग मेथड प्लस मशीनरी, माइनिंग मेथड प्लस मशीनरी, ये जो है मोस्ट कह लीजिए मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सेक्शन है। ये ना 20 to 25 मार्क्स कवर करता है, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द सिलेबस। 20 to 25% मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स है, इसका हाईएस्ट वेटेज है, इसको ट्रिपल स्टार करके लिखो, हाईएस्ट वेटेज है। और थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चंस आते हैं माइनिंग मेथड और माइनिंग मशीनरी में। थ्योरी भी क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। यहाँ पे हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग, सरफेस माइनिंग और मेटल माइनिंग तीनों पढ़ते हैं माइनिंग मेथड में, और उसमें कौन कौन सी मशीनरी यूज होती है वो हैंड इन हैंड करते हैं। मशीनरी से न्यूमेरिकल थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, मेथड से न्यूमेरिकल्स कम है, बट हाँ यहाँ पे प्रोडक्शन कैलकुलेशन और कैसे कैसे चीजें वर्क करती हैं वो सारा कुछ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और जो है मेटल माइनिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं। तो थ्योरी वाला पार्ट है ये, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे माइनिंग मेथड में, तो वो इजी है। ये थ्योरी जिनका स्ट्रांग है वो लोग इस पे फोकस कर सकते हैं, जिनका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग है वो लोग इस पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे सारा कुछ, मैं अपने हिसाब से सारा कुछ आप लोग को डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर पाए और हम लोग हाई स्कोर लाने की कोशिश कर पाए। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है, अच्छा जो लोग लिख रहे हैं आप लोग का हो गया ये वाला, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ ना, अच्छा इसी को मिटा देते, काम हो जाएगा। नहीं पूरा लिख चुके हैं, पूरा लिख चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है वो आता है माइंड वेंटिलेशन प्लस सरफेस इन्वायरमेंट, या सिंपली इन्वायरमेंट लिख देता हूं, इन्वायरमेंट प्लस हैजार्ड्स इन द सेंस कि जो हमारी नॉक्शियस गैसेस वगैरह निकलती हैं या हवा हमारी खराब होने लगती है, ये अंडरग्राउंड की बात हो रही है। ये इन्वायरमेंट सरफेस की है और हैजार्ड जो है अंडरग्राउंड है, बिकॉज कि ये सरफेस माइन में क्या होता है, डायरेक्ट वेंटिलेशन होता है, तो वहां पे हमारा मीथेन का एक्सप्लोजन या स्पॉन्टेनियस हीटिंग और ये सारा कुछ जो है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है, बट अंडरग्राउंड में ज्यादा मिलता है। तो अंडरग्राउंड हैजार्ड्स है, सरफेस इन्वायरमेंट है, माइन वेंटिलेशन है, यानी माइन में हवा कैसे जा रही है ये। तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट 10 to 12% हमारा जो है सिलेबस कवर करता है। ठीक है, 10 to 12% सिलेबस यहाँ से भी कवर हो जाता है, 10 to 12%। और एक लास्ट सेक्शन है जो मोस्ट इग्नोर्ड सेक्शन है बट मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है, और वो है हमारा सिस्टम इंजीनियरिंग प्लस माइन प्लानिंग प्लस इकोनॉमिक्स, या फिर माइन इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो ये भी 10 से 12 मार्क्स का पूछा जाता है, 10 से 12 मार्क्स का पूछा जाता है। और हम लोग ना सबसे कम टाइम में सिस्टम इंजीनियरिंग 3 से 4 क्लास में, मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 क्लास में ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 क्लास में खत्म हो सकता है। यानी अगर आप इस पर 4 या 5 घंटे देंगे तो आप सिस्टम इंजीनियरिंग पूरा पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए सिमिलरली आप अगर 4-5 घंटे दे पाए तो आप इकोनॉमिक्स उतने में पूरा कवर कर सकते हैं। प्लानिंग के लिए इट विल टेक टाइम, बोलेंगे 12 घंटे के आसपास आपको देना पड़ेगा। तो ये आप अगर ओवरऑल देखेंगे ना
तो ये 3 या 4 दिन में पूरा सिलेबस कवर हो सकता है सेक्शन 6 का, जबकि इसको करता कोई नहीं, इसको सब लोग सब लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कौन सा है ये वेंटिलेशन वाला पार्ट ले लो, वेंटिलेशन वाला पार्ट भी आपको 10 से 12 नंबर देगा, लेकिन वेंटिलेशन के लिए आपको कम से कम अगर ऑन एन एवरेज बात करूं मैं तो 30 घंटे के आसपास मेहनत करनी है, और ये 12 से 14 घंटे में हो जाएगा, मान लो बहुत हुआ तो 15 घंटे। ये 30 से 35 घंटे में आपको 12 नंबर दे रहा है, और यही सेम मार्क्स आपको यहाँ पे 15 घंटे की मेहनत में आ जा रहा है, 15-16 घंटे की मेहनत में। तो सजेशन यही रहेगा कि जहां पे ज्यादा स्कोर हो पाए कम मेहनत में, उसको हम लोग पहले फोकस करेंगे। प्राइमरी फोकस हमारा ये रहेगा कि कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स, ठीक है हमको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पे मेहनत करनी है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है, स्कोर लाना है। क्लियर है सबको कि जितना ज्यादा हम लोग स्कोर कर पाएंगे उतना ज्यादा हमारे सिलेक्शन का चांसेस बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा हमारा रैंक इंप्रूव होता जाएगा। फॉर दैट रीजन हम लोग क्या करेंगे कि उन पार्ट्स पे, उन सेक्शंस पे या उन सब्जेक्ट्स पे पहले फोकस करेंगे जो कि कम टाइम में ज्यादा स्कोर दिला सकते हैं, ठीक है। अभी किसी को टिल नाउ एनी डाउट रिगार्डिंग सिलेबस? नहीं। आप लोग ऑफलाइन वाले, आप लोग ऑनलाइन वाले, दोनों में किसी को डाउट हो बताओ, जो सिलेबस डिस्कस किया है इसमें नहीं डाउट है, ठीक है। अभी जो है हम लोग इसको ना मतलब ऐसा समझो कि 7-8 हफ्ते के आसपास, यानी कि 2 मंथ का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं अभी से, 5 नवंबर से 5 दिसंबर 5 जनवरी, 5 जनवरी तक हम लोग कोशिश करेंगे हमारा सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। तो कुछ शेड्यूल ऐसा रहेगा कि हम लोग 7 वीक का प्लान करते हैं, 1 वीक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ठीक है, कि इन केस अगर हम लोग डिले कर जाते हैं किसी केस में तो 8वें वीक में हमारा सिलेबस फॉर श्योर कंप्लीट हो ही जाए, है ना। हम लोग 7 वीक का प्लान करके चल रहे हैं अभी से। तो प्लानिंग कैसी रहेगी वो मैं आप लोग को बता देता हूँ थोड़ा सा, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं हम लोग और कैसा कैसा हम लोग जो है वो चीज़ों को शिफ्ट करेंगे, तो आप लोग को थोड़ा आइडिया रहेगा, तो आप लोग उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि आगे वाला सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप लोग चाहें तो मैं साथ साथ आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करता चलूँगा, तो आप लोग उसका ना कुछ थ्योरी पढ़ के आएंगे, है ना। तो अगर आप लोग उसका थ्योरी हल्का हल्का पढ़े रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि मतलब ये हो सकता है कि आपको वो चीज़ समझ में ना आए, तो उससे दिक्कत मत लीजिएगा, बस आप लोग उसको एक बार देखे रहिएगा। अगर आप लोग उसको देखे रहेंगे तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है, कि समझाने में। समझ में नहीं आया तो समझने के लिए मत परेशान, वो मेरा काम है। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीक में वो है एप्टीट्यूड से। अच्छा हाँ, एप्टीट्यूड से जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर जिसको टेबल आते हैं 2 से लेकर 20 तक, अच्छी बात है, नहीं आता है एक बार ना 20 तक का टेबल जो है रिवाइज कर लीजिएगा सब लोग, पहाड़े जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, है ना। तो 20 तक पहाड़े आप लोग मिनिमम, ये रहेगा थोड़ा सा कि आप लोग का कैलकुलेशन वाला पार्ट ईजी होता जाएगा। बिकॉज कि इससे क्या होता है कि हम लोग जब गेट कैलकुलेटर जो है ना वो हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारी फैसिलिटी के लिए है, बट वो मतलब सबसे ये कहिए सबसे घटिया चीज़ है, वर्ड के लिए सॉरी, बट हाँ सबसे घटिया चीज़ है गेट कैलकुलेटर। बिकॉज कि वो ना आपका टाइम किल करता है। उसमें हम लोग को एक बार एक वैल्यू रखेंगे, फिर उसको राइट ऑफ करते हैं। अगर मान लो इनकेस कोई गलती हो गया तो पूरा वो राइट ऑफ करना पड़ता है, पूरा मिटाना पड़ता है, फिर नए सिरे से एक एक वैल्यू रखनी पड़ती है, फिर उसको चेक करना पड़ता है, और वो माउस से होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ, जो लोग भी अपना प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग जब भी टेस्ट वगैरह देंगे या और भी कोई चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग ना फिजिकल वाला माउस लीजिएगा, जिसमें कि वो नॉर्मल वाला आता है। अगर कोई लैपटॉप में रखा होगा ना तो फिजिकल वाला माउस लीजिएगा आप लोग, है ना। अगर कोई मोबाइल से प्रैक्टिस कर रहा होगा तो आप लोग ब्लूटूथ वाला माउस खरीद लीजिएगा, उससे प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप लोग का माउस चलाने का प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। माउस चलाने का प्रैक्टिस होगा तभी आप वहां पे कर पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, आप नॉर्मल अगर लैपटॉप से कर रहे हैं या मोबाइल से कर रहे हैं तो आपका माउस चलाने की प्रैक्टिस नहीं होगा, तो वो और ज्यादा आपके टाइम को मारेगा, और हमें वहां पे एक सेकंड या एक मिनट जो है इंपॉर्टेंट होता है, तो पूरा टाइम बचा के चलना है, जितना ज्यादा हो सके हम बचा के चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग 20 तक पहाड़े याद कर लीजिएगा, टेबल्स, तो आप लोग को चीजें आसान रहेंगी कि कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला पार्ट डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड हम लोग को मतलब 4 से 5 क्लास लगेगा, ठीक है। 4 से 5 क्लास में एप्टीट्यूड पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा 15 मार्क्स, या अगर वोकैब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वोकैब सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, तो ये मान लीजिए कि 12 मार्क्स तो हमारा शो हो जाएगा, ठीक है, 12 मार्क्स शो हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, प्लस सर्वे,
ठीक है, सेकंड पार्ट में इसको डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड वीक में हम लोग सिस्टम इंजीनियरिंग प्लस मिनरल इकोनॉमिक्स या माइन इकोनॉमिक्स, ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ये थर्ड वाले वीक में डिस्कस करेंगे, है ना, जैसे जैसे हमारा ये कंप्लीट होता जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे वो होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला डिस्कस, माइनिंग मेथड प्लस मशीनरी, ठीक है। फिर जो हम लोग पांचवा पार्ट डिस्कस करेंगे वो होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लस रॉक मैकेनिक्स या जियो मैकेनिक्स जो है, ये हम लोग पांचवा पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद छठवां पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अच्छा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक मैं आप लोग को बता देता हूं, इसमें एक यूनिट मेंशन है लैपलेस ट्रांसफॉर्म और कुछ ऐसा कुछ करके। तो इसमें ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोग सिर्फ वही वाला पार्ट डिस्कस करेंगे जिससे कि अब तक जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे कि अब तक क्वेश्चन आए नहीं हुए हैं, और आए भी हैं तो किसी साल में एक आध क्वेश्चन आया हुआ है। तो उस एक क्वेश्चन के लिए हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जहां से कि हम लोग मान लो अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का पूछा जाता है तो हम लोग एटलीस्ट 10 मार्क्स सिक्योर कर ले, सिंपल। 1-2 मार्क्स के पीछे हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिस्कस हो जाएगा तो हम लोग क्या सातवां पार्ट जो डिस्कस करेंगे वो होगा माइन प्लानिंग प्लस वेंटिलेशन, और फिर लास्ट में जो है हैजार्ड्स वगैरह डिस्कस करेंगे हम लोग, हैजार्ड्स प्लस इन्वायरमेंट। और अगर कोई रिमेनिंग पार्ट रहा तो ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 7 से 8 वीक का शेड्यूल है। मतलब ये यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा कम है, ये मैंने 8 पार्ट में लिखा है, 8 पार्ट में इसको ब्रेक किया है पूरे सिलेबस को, बट टाइमिंग जो है ये ऑलमोस्ट कम है। तो ये आपका पूरे 7 वीक में हमको ये 8 पार्ट कवर करना है, ठीक है। अगर इनकेस थोड़ा डिले होता है तो ये 8वां वीक आप लोग मान के चलिएगा कि 8 वीक में हमारा जो है 5 जनवरी तक हम लोग लैंड कर जाएंगे, पूरा सिलेबस हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्टीट्यूड से, ठीक है। एप्टीट्यूड में मतलब जो इजी वाला पोर्शन है या जो मोस्ट आस्क्ड पोर्शन है, रेशियो, परसेंटेज, एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथम और प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और वो सारा कुछ। प्रोबेबिलिटी तो हालांकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डिस्कस करेंगे, अभी मैंने बोल दिया है, बट सॉरी फॉर द वर्ड्स। प्रोबेबिलिटी हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क और स्पीड कैलकुलेशन वर्क वाले जो क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड में, अभी हम वो वाले डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, उसके पहले जब मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ तो आप लोगों को कुछ एक जनरल सजेशन है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग जो है टॉपिक पे आता है, ठीक है। ये थोड़ी ज्ञान की बात है, हर क्लास में बताता हूँ, बता ही देता हूँ इस क्लास में भी। स्टार्टिंग में जब भी कोई कोर्स स्टार्ट करता हूँ तो मैं पहले बता देता हूँ, आउटकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकस। जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका फोकस डिटरमाइन करता है। आप जितने फोकस्ड होंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। मतलब अगर आपने प्रॉब्लम पे फोकस किया तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, आपने सॉल्यूशन पे फोकस किया तो आपका सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा सॉल्यूशन पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है उसको इग्नोर करने की कोशिश करिए, ये कोशिश करिए कि उसको कितना इजीली और कितना एफिशिएंटली सॉल्व किया जा सकता है। तो फोकस कहाँ रखना है? सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे इन द सेंस कि प्रॉब्लम जो भी हो हमें उसको सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाई करने की कोशिश करना है। ये नहीं कि अरे उसकी वजह से प्रॉब्लम आया है, उसने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया वैसा, ये सब एक्सक्यूज नहीं देना है। सीधे सीधे सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करिए। मान लीजिए एग्जाम में भी ऐसा कुछ होगा आप लोग के साथ कि कुछ क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे। फिर जो नहीं बन रहे होंगे तो उन क्वेश्चन के जो बन रहे होंगे तो अच्छी बात है,
अच्छा, उस पर आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि हाँ इतने क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। जो नहीं बन रहा है ना वो आप लोग को ज्यादा हिट करता है कि अरे इतने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। मान लो शुरू के अगर एग्जाम्पल से बात करते हैं, शुरू में 10 क्वेश्चन नहीं बने तो फिर आप लोग का मोरल डाउन होने लगता है, अरे हमसे 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अब क्या होगा ये। अरे भाई आगे अभी 55 और बाकी है ना, उन पे भी तो चलो। मान लो 55 में से 55 बन गए, 55 में 50 बन गए, है ना। तो सॉल्यूशन पे फोकस रखना है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है। जितना ज्यादा आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये लॉ ही है, आउटकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकस। तो आप लोग फोकस रखिएगा अपने सॉल्यूशन पे, सिलेक्शन पे, ठीक है, कि हमको कैसे जो है अपना रैंक इंप्रूव करना है, कैसे जो है अपना सिलेक्शन इंप्रूव करना है। चलिए ठीक, ये हो गई ज्ञान की बात। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा आज का टॉपिक है रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेजेस, ठीक है। रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेज। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले परसेंटेज। तो किसी को कोई जानकारी हो कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे चीजें वर्क करती हैं, इसका डेफिनेशन वगैरह, एनीवन एनी आइडिया, कोई इनपुट देना चाहे ऑफलाइन वाले, परसेंटेज क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है परसेंटेज। चलो कोई बात नहीं। परसेंटेज का मतलब होता है सिंपली पर 100। अगर आपने देखा होगा कि अगर हमको कोई भी चीज परसेंटेज के टर्म में डिफाइन करनी है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 100 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, कि 100 में से कितने पार्ट की बात हो रही है, ये हो रहा है परसेंटेज, ठीक है, पर 100। अगर हम लोग को जैसे मान लो पूछा जाता है कि कितने मार्क्स आए हैं, है ना, या कितने परसेंट सिक्योर किया हमने, तो हमारा जो टोटल स्कोर होता है वो 500 का होता है ना। इनकेस अगर 5 सब्जेक्ट्स हम लोग को है, हमारा जो स्कोर आया है वो मान लो 475 आया है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इंटू 100 कराते हैं, है ना, कि 100 को 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं ना चीजों को। तो ये हो गया 2 जीरो कट गई, ये कटा कितना 95%, ठीक है। मतलब 100 में से 95%, ये मैंने अभी क्या किया, 500 को कन्वर्ट किया है 100 के स्केल पे। हमारा टोटल ओरिजिनल स्केल जो था मार्क्स का वो कितना था, 500 का, मैंने उसको कन्वर्ट किया 100 के स्केल पे। तो 100 अगर ये मान लो 500 का जो टोटल स्कोर था उसमें से मेरा स्कोर था 475, यानी जो हमारा टोटल था वो था, टोटल मार्क्स जो था वो हमारा था 500, मेरा जो स्कोर था वो था 475। बट अगर यही स्कोर 500 का ना होके, ये टोटल मार्क्स जो है ये 500 ना होके 100 होता तो मेरा स्कोर कितना होना था, 95। ये क्या कहलाता है, परसेंटेज, ठीक है। कि हमने क्या किया है, पूरा जो स्केल है वो क्या किया है, कन्वर्ट किया है 100 के स्केल पे, ये कहलाता है हमारा परसेंटेज, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अब जब बात हो गई है परसेंटेज पे कि परसेंटेज मतलब क्या, 100 के टर्म्स में, तो 100 को कैसे कैसे ब्रेक किया जा सकता है पहले ये देखो, ठीक है। 100 को ब्रेक कैसे किया जा सकता है, सिंपल जो है वो 10 इंटू 10 ये ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या ब्रेक कर सकते हैं, 20 इंटू 5, है ना, 25 इंटू 4, 50 इंटू 2, ऐसा ब्रेक कर सकते हैं ना 100 को। सही लिखा भाई, सही, और कोई सही है सर, सही है सर। अच्छा, अब थोड़ा ये तो हो गया नॉर्मल उसमें, अब थोड़ा फ्रैक्शंस पे चलते हैं, ठीक है। तो 16.66 इंटू 6 करूंगा तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 100 होगा, है ना। 33.33 इंटू 3 करूंगा तो ये ऑलमोस्ट 100 होगा, है ना, ऑलमोस्ट 100 है ये। तो ये ब्रेक क्यों किया है इसको समझना, पहले थोड़ा सा रीजन देता हूं। ब्रेक
जो लिखा है इसको ध्यान में रखिएगा, और अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कैसे चीजें वर्क करती हैं। अगर मान लीजिए मुझे 1200 का 100%, 1200 का अगर मान लो मुझे 10% कैलकुलेट करना है, कितना कैलकुलेट करना है? 10। 1200 का 10%। बिना कैलकुलेटर के हम लोग अगर सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे क्या कर सकते हैं उसको? सर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, परसेंटेज का मतलब बताया था 1200 इंटू 10/100, यही करेंगे। परसेंटेज का मतलब 1/100, यस सर। ठीक है। अब इसको 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, इधर आया 120, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखें 10 पर, इसको मैंने क्या ब्रेक किया है, 10 इंटू 10, है ना। तो सिंपली अगर मैं 1200 को 10 से डिवाइड भी कर दूंगा तो यही ना आया 120। तो हमको क्या करना है, 100 के पार्ट्स देखने हैं कि अगर 10% है मतलब कि क्या है, हमने 10 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया उसको। 10% पूछा मतलब हमने उसको क्या किया, 10 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर मान लो हमसे यहीं पे, अगर इसको सिंपली 1% पे देखें तो 1200 का 1% कितना होता है? 1200 का 1% अगर मैं बात करूं, 1200 का 1%, या उल्टा लिखिए सर, 1% ऑफ 1200, ये लिखिए, ये क्या होगा, सिंपली डिवाइड बाय 100। 1% मतलब इसको अगर ब्रेक करना है तो ये क्या होगा, 1 इंटू 100, है ना। इसमें हम लोग सीधे सीधे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर लिखना उसको 1200 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया 12, ठीक है। और सिमिलरली अगर मुझे 73% या ऐसा कुछ कैलकुलेट करना होगा तो अभी मैं इसी का यूज करूंगा, ब्रेक करूंगा उसको अलग अलग पार्ट्स में, बिकॉज अगर कैलकुलेटर में रखना है तो वो थोड़ा टफ प्रोसेस है। बताता हूँ कैसे। जैसे इसको ऐसे समझिए, ये वाला नोट हो गया है, हाँ ये 1200 का 73% ऑफ 1200, इसको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 73 डिवाइड बाय 100 इंटू 1200 करेंगे, है ना, जो नॉर्मल प्रोसेस है, डिवाइड बाय 100 इंटू 1200, ठीक है। ऐसा किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि 73 इंटू 12 ये कैलकुलेटर में रखेंगे तो वो 1 बाय 1 वैल्यू रखनी पड़ेगी और वो टाइम लेगा। मैंने यही बोला है कि वहां पे टाइम हमको बचाना है, कैलकुलेटर का यूज अवॉइड करना। अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है, यहां से कुछ आंसर आएगा, मैं नहीं जानना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 50% मतलब क्या हो गया, आधा। 50% मतलब आधा, तो ये हो गया 600, है ना। 50% आ चुका है। 25% कितना होता है, 1/4, तो ये कितना हो गया 300, है ना। तो ये कहां पहुंच गए हम लोग, 50% ये था और ये था हमारा 25%, हम लोग पहुंच गए हैं 75% पे, ठीक है। बट मुझे कैलकुलेट कितना करना है, 73, तो 75 में से 2 घटा दूंगा तो 73 आ जाएगा ना। सर 1% की वैल्यू जो भी है उसको इंटू 2 करके माइनस कर देंगे, बस सिंपल। 1% की वैल्यू तो डिवाइड बाय 100, कोई भी नंबर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड बाय 100। तो 2% मतलब कितना आया यहाँ पे 24, तो इसमें से 24 घटा दो, 900 माइनस 24, ये कितना आएगा 876, वेरी गुड, ठीक। तो ये है बेसिक मैथ्स, और इसको परसेंटेज को ब्रेक करना, ठीक है। अब इसी को ऐसा समझो, परसेंटेज को जो भी मैंने ब्रेक किया है इसको ना थोड़ा फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखते हैं अपन, है ना। ये वाला पार्ट नोट हो गया आप लोग को, हाँ ठीक। जैसे 100%, 100 टोटल परसेंटेज है, ठीक है। अब इसको हमने ब्रेक क्या किया 10% के फॉर्म में। तो 10% जो है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो क्या था, अगर मान लो किसी का x की बात कर रहे हैं हम लोग, x का 10%, तो x का 10% 10% ऑफ x, ठीक है, 10% ऑफ x, तो ये होगा सिंपली x/10, ये फ्रैक्शन के टर्म में बात हो रही है, ठीक है। अगर हमको 20% ऑफ x निकालना है, 20% ऑफ x, तो सिंपली x/5, x/5, क्योंकि जितना परसेंटेज निकालना है उसमें किसी एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कराना है कि जिससे 100 आ जाए। तो 20 इंटू 5 करेंगे तो 100 आ जाएगा, है ना। 20% मतलब क्या कि 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, 20% के 5 पार्ट करोगे तो आपका आ जाएगा कितना 100, ठीक है।
25% करना है तो 25% ऑफ एक्स ये हो जाएगा x बाई 4, है ना। 50% ऑफ एक्स x by 2 x बाय 2, 75% ऑफ एक्स, ये सोचो जल्दी से। 3/4 3/4, वेरी गुड। 3/4 पार्ट ऑफ x by 4 ठीक है। 3/4x ये इसको सिंपली इन दोनों को जोड़ लेना, x बाय 2 प्लस x बाय 4 वो आ जाता है 3x बाय 4, ठीक है। सिमिलरली कुछ जो हमारे उसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वो रहता है, जैसे 33%, है ना, 33%, तो ये ऑलमोस्ट होता है 3/x/3, ऑलमोस्ट इक्वल होता है ना। वो पॉइंट में डेसिमल उतना ध्यान नहीं दें। 66% की अगर बात करें तो हम लोग 66% की बात करें तो क्या होना चाहिए? 2/3 2x/3 2x/3 भाई 33 इंटू 2 है ना, तो दोनों साइड 2 को मल्टीप्लाई करा दिया, ये 2x/3 हो गया प्रेशर। अगर x/6 लिखता हूं मैं तो ये कितना होना चाहिए ये बताओ? नियरली इक्वल x/6 16.66 ना, हाँ 16/1/2 16.66%, यानी अगर हमको 16% या उसके आसपास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा सिंपली x/6, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है चीजें, किसी कोई डाउट? इसको नोट कर लो थोड़ा सा, अब लोग को इजी रहेगा ये। हाँ ठीक। चलें आगे। चलिए अब बेस्ड ऑन दिस एक दो क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग जल्दी से। कैलकुलेट द फॉलोइंग परसेंटेज, कैलकुलेट द फॉलोइंग परसेंटेज। कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल जो ट्रिक सिखाई है इसी का यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 53% ऑफ 1600, 53% ऑफ 1600। सेकंड क्वेश्चन कहता है 77% ऑफ 1200, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहता है 81% ऑफ 1500, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन यहाँ ऊपर लिखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे कहता है 97% ऑफ कुछ 1300, है ना। एक क्वेश्चन और ले लो, पांचवा क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि 42% ऑफ 1500, ये ही लो, या 42% ऑफ कुछ 1800 ले लो। ये 5 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो। ठीक है। क्या आंसर है? आंसर बताओ जल्दी। 97 और 1300 का आया है 1261। 1261, हाँ। और इसका 53% वाले का आया है 848। 848, 77% वाले का आया है 924। 924, हाँ, और 81% वाले का है 1539।
153 नहीं, नहीं इसको इसका आया 1539 भाई 1500 लिखा है, ये 1539 81% ज़्यादा कैसे आ रहा है? 1500 है। मैं 1900 समझ के निकाला था। अच्छा, वो देखने में सर मिस्टेक हो गया। ठीक ठीक 1900 उसको कर। अच्छा ठीक है, 1500 का निकाला। उसको सर मिटा दीजिए। ठीक ठीक इसको भी कैलकुलेट 42 का 1500 556 सर, उसका 42%। 556 इसका 51 सर 1215 1215 ठीक देखते हैं। हाँ बाकी लोग भाई कंफर्म करें क्या क्या आंसर आया आप लोगों का, जल्दी जल्दी करें। पहला 839 पहला 839 नहीं 48 सही है। हाँ ठीक दूसरा 864 ये बोल रहे हो 72% है ना ये। 77 फिर 924 हो थोड़ा क्लियर रखिएगा ना इसे। ठीक है ठीक अगली बार से ध्यान रखो। हम्म। 924 ठीक है। और तुम्हारा आया भाई? बताओ क्या क्या सारे फंक्शन वो नहीं बना। पहाड़ा वो ठीक है, वो तो समझ गए। हमको नॉर्मल उसे निकालना है तो पहाड़ा नहीं बना। सर ये बोल रहा है कि इसको टेबल नहीं याद है। ठीक है ठीक कोई कर लेना एक आध दिन का टाइम ठीक। फर्स्ट लेक्चर है कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने बताया था, डिस्क्लेमर दिया था शुरू में, जिसको नहीं याद होगा वो याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो आप लोग को कैलकुलेशन पार्ट इजी रहेगा, बिकॉज कि वहाँ पे जो आपके पास लेंथी कैलकुलेशंस आएंगे ना, तो आप लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेटर में रखेंगे, और कैलकुलेटर में रखने में टाइम ज़्यादा जाएगा, और अगर एक बार गलत हो गया तो वो फिर आपको पूरा इरेज करना पड़ता है और दोबारा से पूरी वैल्यूज रखनी पड़ती है। वो कैलकुलेटर में ऐसा नहीं होता कि आप एक पार्ट डिलीट कर लें, एक पार्ट डिलीट करने का ऑप्शन नहीं रहता। अगर एक बार गलती हुई तो फिर आप जितना लिखे हैं उतना पूरा डिलीट करिए, पूरा नए सिरे से वैल्यूज रखिए, फिर आप कैलकुलेट कर। इसलिए गेट कैलकुलेटर के साथ ये दिक्कत है, वो आपको लगता है कि आपकी फैसिलिटी के लिए है, बट वो एक ट्रैप है आपको फंसाने के लिए। एक बार गलत हो गया तो पूरा वो करना पड़ेगा, पूरा मिटाना पड़ेगा। मतलब पूरी कैलकुलेशन स्टार्टिंग से करनी हाँ। पड़ेगी फिर से। क्योंकि आप बीच में कहीं भी मिस्टेक करेंगे पूरा कैलकुलेशन स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ठीक है आया आंसर कुछ? बताओ क्या इसका, बताओ ये वाला सही है? नहीं वो गलत है, 756 होगा। 756 होगा ठीक है। मिश्रा जी चलिए हाँ, और बाकी सब सही है? चलो ठीक बाकी सबसे ठीक ठीक मिटा दें इसको आप। अच्छा एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, तो वो थोड़ा सा सोचो। एक क्वेश्चन और लिखिए। 12.5% ऑफ 1200। सेकंड में लिखना 6.25% ऑफ 1200। ये गलत है। 81% ऑफ 1500। 81% ऑफ 1500 ये गलत है। कितना होना चाहिए बताओ? 1315 1315 है ना? लेट मी चेक। 75% पे तो 1200 हो गया, और उसके बाद 15 छक्का 90। सही तो बोल रहे हो दोस्त, 1315 होना चाहिए ठीक। पंद्रह सौ 105 1305 होना चाहिए। अरे नहीं 4500 का करेंगे 75% तो 1125 आएगा ना। 1500 का 75% 1315
1125 आएगा इसका 75%। 15 3 4500 हो गया बटे 4। 11 चौको 44, 25 चौको 100, 1125। ठीक है। फिर उसके बाद 6% और, यानी कि 15 छक्का 90 और 1100। 90 और जुट गया 1215। तो सही आ रहा है ना 1215। हाँ ठीक है, सही बोल रहा हूँ। 1215 ही आ रहा है। देखो तुमको प्रश्न। जैसे इसको इस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूँ। सुनो सुनिए, 100 इंटू ना 15 का 15 का 5 एक में से बचे 15 8 120। 15 8 120 ना, ठीक ये गड़बड़ 120 15 120 हो गया है ना, 30 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। 1 2 1 5 सही। इन दोनों को सॉल्व करो, कैसे है? 150 सर। 150। ठीक। पहला 150, दूसरा 75। पहला है 150, दूसरा है 75। अच्छा, कैसे किए हैं उसको? कोई अप्रोच बताओ, कैसे किए हो? 16 मतलब x by 16 6.25 को 6.25 ऑफ x करेंगे तो x 16 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो 1200 को 16 से। ठीक, इसको ध्यान दो। अगर 25% कैलकुलेट करोगे तो 25% कितना आया? डिवाइड बाय 4 है ना। तो ये कितना हो गया? 300। अब 25 का आधा ही तो होता है ना 12.5, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, 25 बाय 2 ये हो जाएगा 12.5, और 12.5 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 6.25। ठीक है। ध्यान देना कि वो वर्ड क्या लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा एक बार रिलेट करने की कोशिश करना, वो इजी हो जाएगा। बस ये यहाँ से फिर इतना पार्ट स्किप हो जाएगा। सिंपली इसको x बाय 16 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6.25, और x बाय 8 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 12.5। ठीक है, चलो ये पार्ट क्लियर सबको? एनीवन इन डाउट? अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टर्म पे, रेशियो है ना। रेशियो क्या होता है? रेशियो एनीवन एनी आइडिया? कुछ थोड़ा बहुत जो जानते हो बता दो रेशियो के बारे में। अनुपात, वही कि कंपैरिजन की, हाँ इससे इतना गुना बड़ा ये है। रेशियो में सर दो चीज का कंपैरिजन ही होता है एक तरह से, वो अपने आप में कुछ नहीं। ठीक ठीक। अच्छा, आप लोगों को एग्जांपल समझा, ठीक बोले सही हो कि दो चीजों का कंपैरिजन है ना। ये मान लो एक कोई पिज्जा है, 4 स्लाइसेस है, ठीक है। अब 4 लोगों में इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सिंपली यही है कि 4 स्लाइस करेंगे आप, है ना। तो हर एक को कितना पार्ट मिलेगा? एक, हर एक को एक पार्ट मिलेगा, और टोटल पार्ट कितने हैं? 4। तो ये क्या हो गया? रेशियो हो गया ना। किसका? इंडिविजुअल का। ये किसको मिला? इंडिविजुअल को, है ना। एक इंडिविजुअल को कितना पार्ट आएगा अपॉन ये टोटल। ठीक है। अभी अगर यही चीज में दो लोगों में डिवाइड करनी होगी तो हर एक को 2 पार्ट मिल जाएंगे, है ना। 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2, है ना। और अगर 3 मतलब ये मान लीजिए कि किसी एक बंदे को एक पार्ट मिल चुका है, अब उसके बाद जो रिमेनिंग वाला बचा है ना भाई, ये वाला मान लो मैंने खा लिया, ये वाला पार्ट ईटन है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग बचा है वो कितना होगा? 3/4। 3/4, ठीक है।
और अगर आप इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें वापस जो भी पहला वाला टॉपिक पढ़ा था परसेंटेज पे, तो यहाँ पे 25% आया ना, ये 75% हो गया, ये 50% हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए, और दोनों चीजें हैंड इन हैंड चल रही है, दोनों को साथ साथ ले चलेंगे। अगर एक अकेला पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ऐसा होता था स्कूल टाइम में कि हम लोग को एक चीजें पढ़ाई जाती थी, रेशियो का परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, परसेंटेज का रेशियो नहीं, लेकिन है भाई दोनों का मतलब है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि परसेंटेज वाली चीज इजी होगी, कई बार ऐसा होगा रेशियो वाली चीज इजी होगी, दोनों को रिलेट कर लो, जो हमको इजी लगे वो सॉल्व करके चले जाओ। ठीक है, तो एक काम करो, एक क्वेश्चन लिखो। In a class, the ratio of boys and girls is 3/4. The ratio of boys and girls are 3/4, and the total number of students are 17. And the total number of students are 17. Find the number of boys in the class. Find the number of boys in the class. Three by 70. 3/17 नंबर ऑफ बॉयज पूछा दोस्त। रेशियो क्या था? 3/4. हाँ 3/4, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है वो है 3/4, है ना, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 70, तो नंबर ऑफ बॉयज पूछा आपसे। तीस। 30, हाँ ये सही जवाब है। ठीक, ध्यान दो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या लिखा है? 3/4, है ना, और टोटल, अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कोई थर्ड जेंडर की बात नहीं होती है, जो नॉर्मल हम लोग आजकल ट्रेंड में है, रील्स में देखते होंगे, वो सब यहाँ पे बात नहीं होता। जो हम लोग प्रैक्टिकल सिनेरियो वहाँ पे बॉयज और गर्ल्स होता है, मैन और वुमेन होता है, जो भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू कितना दिया है? 70। ठीक है, अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 3/4, तो इसको यहाँ ये वाला पार्ट ध्यान करो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया था, 2 ऊपर और नीचे दोनों जगह से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया था, तो एक्चुअल में ये क्या था 2/4, इसको मैंने लिखा था क्या 1/2। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं किसी एक कॉमन नंबर x का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो ये जो रेशियो है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक नंबर में। सो बॉयज का नंबर है 3x और गर्ल्स का नंबर है 4x। ठीक है, और टोटल कितना है 3x प्लस 4x इक्वल टू 70, तो यहां से x का वैल्यू आता है 10 और 3x इक्वल टू हो जाएगा 30। क्लियर है? रेशियो जब भी हमें कहीं पे भी दिया होगा किसी भी चीज का, उसमें हम लोग एक कोई कॉमन नंबर x का मल्टीप्लाई करा देंगे। मुझे नहीं पता नंबर क्या है, मैं जानना भी नहीं चाह रहा हूँ फॉर थोड़ी देर के लिए, तो बाद में वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। एक कॉमन नंबर x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हमारा एक सिंपली कन्वर्ट हो जाता है एक नंबर में। ठीक है, वो फिर रेशियो नहीं रह जाता है, कोई एक कॉमन नंबर x हम लोग मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, यहां से आ गया 30, और अगर गर्ल्स का नंबर पूछेगा तो गर्ल्स का नंबर हो जाएगा 40। ठीक है, गर्ल्स का नंबर हो गया 40। चलिए सिमिलरली एक क्वेश्चन और लिखिए, if the total number of students in a class is 60 and the boys to girls ratio is 1:2, and the boys to girls ratio is 1:2, then what is the ratio of girls to total number of students? Then कितना रेशियो है बॉय और the ratio of boys and girls is 1:2. Then find the total ratio. Then find the ratio of girls to total number of students. Girls to total number of students. One by 30.
1/30 कैसे सॉल्व किए हो? दो गर्ल हैं, टोटल स्टूडेंट 60 हैं। बॉयज टू गर्ल्स रेशियो दिया है 1:2, समझ रहे हो? तो ये नहीं है कि 2 गर्ल्स हैं। समझ गया। गड़बड़ कहाँ कर रहे हो, समझ में आया ना? बॉयज टू गर्ल्स रेशियो दिया है 1:2, ये थोड़ी ना 40 लड़कियां हैं 20 लड़के हैं। ये नहीं पूछा है भाई। क्वेश्चन ये है कि गर्ल्स का रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, मतलब गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछा गया। आंसर रेशियो में ही देना है। 2/3 2/3, हाँ ये करेक्ट आंसर। 2/3। तो ये 40 गर्ल्स को 60 तो देखो बॉयज अपॉन गर्ल्स कितना दिया हुआ था 1/2 है ना, और बॉयज प्लस गर्ल्स दिया हुआ था 60। तो इसमें सिंपली x प्लस 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना आया 20, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 40। तो गर्ल्स जो है वो हो गई 40 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हमारे था 60, तो 2/3, 2/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एनीवन एनी डाउट? नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं, चीजों को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। क्वेश्चन लिखिए PQRS divides the amount in 5:2:4:3, divides the amount 5:2:4:3। ठीक है, in this division R gets 1,000 rupees more than S, 1,000 rupees more than S. What is the amount Q gets? What is the amount Q gets? What is the amount Q gets? Full stop. जो सीक्वेंस था वो फिर से लिख देता हूं यहाँ पे PQRS है ना, 5:2:4:3 है ना। हाँ 2000 बोले हम, ठीक देखते हैं। एक आंसर आया 2000। और कोई? कितना ज्यादा पाया था सर? 1,000 रुपीज। क्यों 1,000 रुपीज ज्यादा पाया है? R gets 1,000 rupees more than S. Then find the amount Q gets.
आया नहीं। नहीं, चलो इधर ध्यान दो, कोई समझो। देखो हमें क्या बोला है, आर को 1000 रुपए ज्यादा मिला है किससे, एस से, नहीं है ना, आर को 1000 रुपीज ज्यादा मिला है ना, तो आर इक्वल टू क्या होगा, एस प्लस 1000 होगा, है ना। अब चूंकि यहाँ पे बात उसमें हो रही है मॉनिटरी टर्म्स में, यानी कि पैसे के टर्म्स में, और हमें यहाँ पे रेशियो में दिया है, इसको हम लोग पहले सिंपली कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। इसमें पूरे में इंटू करा दो x का, तो p का जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 5x, q का अमाउंट हो जाएगा 2x, और r का अमाउंट हो जाएगा 4x, और s का अमाउंट हो जाएगा 3x। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 3x प्लस 1000, तो x ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो गया 1000, और हमें काय का वैल्यू चाहिए 2x का ना, तो q इक्वल टू 2x इक्वल टू 2000। ठीक है, जिस टर्म में दिया है उसमें सबसे पहले कन्वर्ट, रेशियो में दिया है इसको हमको किस टर्म में लाना, पैसे के टर्म्स में, सिंपली एक x से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये रेशियो कन्वर्ट हो गया नंबर के फॉर्म में। अब नंबर में गुणा घट, जोड़ घटाना गुणा भाग किया जा सकता है, रेशियो में जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर है चीजें, ठीक, इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। A person spends the total amount 12,000 rupees on food, clothing and rent. Person spends total amount of 12,000 rupees on food, clothing and rent in the ratio 2:1:3. 2:1:3. Find the expense on individual case. Find the expense on individual cases. Find the expense on individual cases. Full stop. हर एक पे इंडिविजुअली कितना पैसा खर्चा करना है। चार 4,000 उसमें अपना फूड में, 2,000 रेंट में, वो उसमें क्लॉथ में, और 6,000 रेंट में। ठीक से जो तो फूड, क्लोथिंग और रेंट ना, तो यहाँ पे आता है 4,000, यहाँ पे आता है 2,000, यहाँ पे आता है 6,000। सिंपल क्या करना है, 4x प्लस 2x प्लस 6x इक्वल टू 12,000 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा, फिर ये हम लोग कैलकुलेट करें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, and you have to find x plus y, नहीं, x plus z minus y by y equal to what? y y y, ये y है, अच्छे से x plus z minus y upon y equal to what? ये वैल्यू कितनी होगी आपको कैलकुलेट करना है। वन
ये ऊपर वाला रेशियो में लिखा है, ध्यान दो। तुम्हारा है ऑनलाइन? एक मिनट। x+2 minus y upon y. एक्स प्लस जेड है, एक्स प्लस जेड है, एक्स प्लस जेड माइनस वाई बाई वाई। कितना आएगा बताओ? 1/4 नहीं, मेरे को 1 आया। 1 1 नहीं है। अच्छा ध्यान दो, 3 2 4 इनसे कॉमन एक 12 जो है सबका मल्टीपल होता है, 2 छंग 12, 3 चौक 12 और ये बोलते हैं 4 3 12। 12 से अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा ये 6। अच्छा ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 6 4 और 3 है ना। अब इसको रखो 6 + 3 -4/4, यही हुआ। ये कितना हो गया 5/4, ये था 1.25। ठीक है, क्लियर है। एक किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कराना था ना, मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा दिया। अगर आप x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी चलेगा, बट ध्यान से देखो 12 जो है वो सबके कॉमन उसमें आता है मल्टीपल में। तो मेरा जो टर्म है वो ये हो गया। क्लियर है? ठीक। एक क्वेश्चन और ट्राई करो, थोड़ा सा तुम लोगों को और क्लैरिटी होगी। The ratio of students in the classes is the ratio of students in the classes is 3:13:6. 3:13:6. Full stop. If 18 students added to each class, if 18 students added to each class, find the and the ratio change to 15:35 ratio 21. 15:35:21. Full stop. Find the total number of students in the beginning. Find the total number of students in the beginning. Full stop. Find the total number of students in the beginning. Full stop.
आया आंसर? कर ठीक। टोटल स्टूडेंट नहीं बताया गया कितना स्टूडेंट है टोटल? टोटल स्टूडेंट आपको फाइंड करना है ना, शुरू में कितने स्टूडेंट थे यही आपको फाइंड करना है। थ्री क्लास है ना? थ्री एक्स प्लस 13x प्लस 6x इक्वल टू इक्वल टू 15x प्लस 18x कितना? 58. 88 ना, हाँ ठीक सही जवाब। देखो शुरू में क्या रेशियो दिया था? 3:13:6 है ना। अब इसके बाद क्या बोला है? 3 क्लासेस में ये स्टूडेंट का रेशियो दिया है। इसके बाद क्या बोला है? 18 स्टूडेंट्स आर एडेड टू ईच क्लास, है ना। तो अगर तीनों क्लास में 18 स्टूडेंट्स ऐड किए हैं तो टोटल कितने स्टूडेंट्स ऐड हुए? 54। 18 into 3 है ना, 18 into 3 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ऐड हुए हैं वो 54 हुए। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया है? 15:35:21 है ना। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें x से मल्टीप्लाई कराओ तो ये क्या हो गया? 3x प्लस 13x प्लस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आना चाहिए? 15x प्लस 35x प्लस 21x हो जाएगा नहीं? 54 क्वेश्चन नहीं सही से था। सही सही। हाँ लास्ट में तो वही है। चलो, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा वो इन द बिगिनिंग कितना था? 88 है ना। रेशियो मतलब करूँगा। ठीक, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप। परसेंटेज का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं अभी पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो लिखिएगा वो लिखिएगा मॉनेटरी प्रॉब्लम्स। मॉनेटरी प्रॉब्लम्स
ठीक है, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स। इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहले। तो आप लोगों ने 2 वर्ड सुने होंगे, एक प्रॉफिट या लॉस, सबने सुना ना ये सब। प्रॉफिट क्या होता है? फायदा, जितना फायदा ना, तो पैसा लगाए उससे ज़्यादा मिले। ठीक। लॉस मतलब नुकसान हो। और प्रॉफिट का एक और अल्टरनेट वर्ड यूज करते हैं गेन, है ना, कितना गेन हुआ। तो प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस, सॉरी उल्टा, SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितना हमने कॉस्ट लगाया है उससे ज्यादा पे सेल करना है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा ना, तभी तो प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए तो प्रॉफिट होगा। अगर उल्टा हो गया, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से, तो वो लॉस का केस कहलाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ये होगा तो क्या कहलाएगा? लॉस। ठीक है, इस वाले हम लोग बोलेंगे लॉस। अच्छा, अगर अभी मैं प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की बात करूं तो उस केस में कहानी कहां पे चलेगी? प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज के केस में कहानी कहां पे चलेगी? अभी ये नॉर्मल नंबर है, हमको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ये नॉर्मल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। कैसे करोगे जल्दी बताओ? नॉर्मल नंबर है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100। नॉर्मल नंबर है तो ये परसेंटेज किसी रेफरेंस के टर्म में आना चाहिए ना, तो किसके रेफरेंस से लेंगे? कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में। प्रॉफिट हमेशा जो होगा वो कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में होगा। ठीक है, तो SP माइनस CP डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में बात हो रही ना, तो बेस में कॉस्ट प्राइस आएगा इनटू 100 आएगा। क्लियर है? डिवाइड बाय 100 वो परसेंटेज का मतलब होता है। अगर 25% लिखा है इसका मतलब होगा 25 बाय 100, है ना। बट अगर किसी चीज को परसेंटेज में लाना है तो उसमें इनटू 100 करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया काहे के लिए? प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। ठीक है, और अगर लॉस परसेंटेज की बात करूंगा तो CP माइनस SP डिवाइडेड बाय CP। अगेन ये भी कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में बात होगी इनटू 100, क्योंकि जो भी हम लोग रेफरेंस लेंगे हमारा जो कॉस्ट लगा है उसके रेफरेंस में हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ना, तो जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमेशा नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी? सेलिंग प्रॉफिट की, लॉस की, और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट की। ठीक है, इसके बाद लिखो डिस्काउंट। अच्छा, ये पहले बताओ डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट वही छूट देता है। छूट देते हैं, तो छूट कहाँ पे देंगे हम लोग? सेलिंग प्राइस पे। वेरी गुड, ठीक। कॉस्ट प्राइस पर छूट नहीं मिलती है, ध्यान रखना। कॉस्ट प्राइस पर अगर छूट दोगे तो फिर लॉस में जाओगे, है ना। कॉस्ट प्राइस से हम लोग सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट जो भी दिया जाएगा वो सेलिंग प्राइस पे दिया जाएगा। अच्छा, ये वाला लिख लिए थे ना? दोबारा लिखे? नहीं लिख लिया। ठीक। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किस पे देंगे हम लोग? सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट देना है, लेकिन ध्यान दो कि जो हमारा MRP होता है उससे हम लोग कम करेंगे ना। MRP जो होगा उससे कम करेंगे, है ना। तो MRP दैट इज मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये आएगा डिस्काउंट। ठीक है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कुछ MRP डाला होगा उससे हमने डिस्काउंट किया, फिर उसके बाद जो फाइनल प्राइस आएगा वो हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तुमको क्लियर है भाई ऑनलाइन? ठीक। अगर अब मैं डिस्काउंट परसेंटेज की बात करूं, डिस्काउंट परसेंटेज, है ना, तो ये कहाँ पे आएगा? MRP minus SP upon SP into 100. SP आएगा कि MRP आएगा? पहले डिसाइड करो। MRP डिवाइड में 200। MRP आएगा ना डिवाइड में। ठीक, वेरी गुड। बिकॉज कि MRP से हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं ना, रेफरेंस जो है वो हमारा MRP है। MRP माइनस SP डिवाइडेड बाय MRP इंटू 100। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? डिस्काउंट परसेंटेज।
ठीक है। एमआरपी या फिर मार्क्ड प्राइस दोनों एक ही चीजें होती हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे आपको मार्क्ड प्राइस लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होगी। सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं एसपी माइनस डिस्काउंट अमाउंट अपॉन एसपी इंटू 100। नहीं, वो कुछ दूसरी चीज होता ठीक है। है सर, बाद में पूछते हैं। अच्छा, ये मान लो एक बार डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अगर आपको दूसरी बार डिस्काउंट है कि आपने कहीं पे ऑफर में देखा होगा कि 10% डिस्काउंट एंड एडिशनल 5% डिस्काउंट, मतलब उसमें 2 बार डिस्काउंट हो रहा है। पहले 10%, फिर बाद में जो डिस्काउंट प्राइस हो चुका है, मान लो अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिला, फिर 10% का डिस्काउंट मिला, मतलब क्या प्राइस हो गया 90%, और 90 पे 5% मिल रहा है। हम लोग को ओरिजिनली क्या लगता है कि वो 10% प्लस 5% 15%, नहीं, लेकिन वो थोड़ा ट्रैप रहता है। अगर आप 90 का 5% कैलकुलेट करिए जल्दी से, कितना आता है 90 का 5%? 90 का 5%, 90 का 5%, बताओ भाई। 4.5 है ना? ठीक, तो देखो 90 का 5% यानी कि 4.5 है ना। हमें कितना लग रहा था? 15%, 10 प्लस 5 हम लोग जोड़ रहे थे ना, 10% प्लस एडिशनल 5%, यानी कि टोटल मिला के 15 होना चाहिए था। बट यहाँ पे ट्रैप है। ट्रैप क्या है? ये 14.5% का ही डिस्काउंट मिल पा रहा है, क्योंकि 10% घटाया, फिर उसने 90 पे 4 वो घटाया 5%, ठीक है। तो ये हो गया। तो जब सक्सेसिव डिस्काउंट वाला केस होगा, है ना, तो ये डिस्काउंट का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा चेंज होता है। वो क्या होता है? फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 100 माइनस ए इंटू 100 माइनस बी। मान लो पहली बार में a% का डिस्काउंट दिया, दूसरी बार में b% का डिस्काउंट दिया, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू एमआरपी, ठीक है। 100 बाय 100 इंटू एमआरपी। ये हो गया किस केस में डिस्काउंट? सक्सेसिव डिस्काउंट है कि मतलब एक बार 10% का दिया, फिर दूसरी बार फिर 5% का दिया। अगर कोई तीसरा डिस्काउंट होगा तो वो भी यहीं पे आ जाएगा, है ना, बट डिवाइड में 100 और आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? एनीवन, एनी डाउट? नहीं। एक मिनट, व्हाट हैपेंस? लाइट में देखो कुछ एरर है क्या? कनेक्शन नहीं चल रहा है ये। लाइट में कहाँ? वाईफाई में कुछ एरर है, थोड़ा सा उसको चेक करना। कभी कभी होता है, 20-30 सेकंड 40 सेकंड लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कुछ फॉर्मूले और देखते हैं। सेलिंग प्राइस का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? सेलिंग प्राइस का फार्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस एमआरपी। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस एमआरपी? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा और सोचो। प्रॉफिट या लॉस के टर्म्स में सोचो। प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक, वेरी गुड। तो अगर मैं थोड़ा परसेंटेज के टर्म्स में बात करूं तो 100% ऑफ सीपी, 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, है ना? यस सर। क्लियर? अगर इसी को मैं लिखूं किसके टर्म्स में? लॉस के टर्म्स में, तो 100% ऑफ सीपी माइनस लॉस परसेंट ऑफ सीपी, ठीक है। कि कॉस्ट प्राइस तो 100% है, बट उसमें से जो लॉस वाला परसेंटेज है वो माइनस कर देंगे। 100% कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट वाला जो परसेंटेज है वो ऐड कर लेंगे। अगर मान लो 10% प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो 100% प्लस 10%, तो
सेलिंग प्राइस जो होगा वो 110% होगा, ठीक है, सीपी का। पॉइंट क्लियर है ये। सिमिलरली डिस्काउंट के लिए अगर मुझे लिखना होगा, डिस्काउंट के लिए अगर मुझे लिखना होगा ये परसेंटेज के टर्म में, तो डिस्काउंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, डिस्काउंट के लिए क्या लिखा जाएगा ये बताइए। अगर मैं इसको लिखता हूं सेलिंग प्राइस को 100% ऑफ सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, और सेलिंग प्राइस को लिखता हूं मैं 100 लॉस के टर्म्स में कि 100% ऑफ सीपी माइनस लॉस परसेंट ऑफ सीपी। तो डिस्काउंट को कैसे लिखा जाएगा, तो एमआरपी के टर्म्स में या डिस्काउंट के टर्म्स में कैसे बता दो बताओ। एमआरपी माइनस एसपी बराबर एमआरपी 100% ऑफ एमआरपी माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा ना, यस सर माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमआरपी, ठीक है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये कुछ बेसिक फार्मूला है आपको मॉनेटरी प्रॉब्लम्स जो पैसे से रिलेटेड जुड़ी वाली प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वो थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है, अभी वो रिक्वायरमेंट नहीं। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा इससे से रिलेटेड, सो यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट दैट। क्वेश्चन लिखिएगा, if there was an investment of 600 rupees, if there was an investment of 600 rupees, if there was an investment of 600 rupees and there is a profit of 15%, and there is a profit of 15%, what is the selling price? What is the selling price? कितना है? छः सौ नब्बे 690 ना, ठीक, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 600। प्रॉफिट कितना है? 15%। 600 इन्वेस्टमेंट था 600 का, प्रॉफिट है 15%, तो 600 का 15% कैलकुलेट करिए। 10% हो गया 60 और प्लस 5% और तो 30, तो 60 प्लस 30 90। तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 690 रुपीज, ठीक है, क्लियर है। 10% कैसे कैलकुलेट किया? डिवाइड बाय 10। 20% 5% कैसे कैलकुलेट किया? डिवाइड बाय 20, है ना, ठीक, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखो, if the selling price is 96 rupees, if the selling price is 96 rupees and the profit involves is 20%, and the profit involves is 20%. If the selling price is 96 rupees and the profit involves is 20%, find the cost price. Find the cost price. ठीक, वेरी गुड। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। क्या बोला है? सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा 96 रुपीज और प्रॉफिट जो है वो कितना है? 20%, है ना। कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना, तो ये कितना? 20%।
CP प्लस 20%। तो ये इधर लाएंगे, माइनस कर देंगे, तो 96 का 20% जो है वो माइनस कर दो। 96 का 20% कितना हो जाएगा? 16 है ना? क्या हो गया? 80 आएगा आंसर। 96 का 20% हो जाएगा 16, माइनस कर देंगे तो 80 आ जाएगा, है ना? ये होगा। चले आगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट? जितना पढ़ा आज की क्लास में, तुम लोगों को कोई डाउट ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे? नहीं। नहीं नहीं, ठीक। फिर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव अ गुड डे। बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग ये जो फार्मूले लिखे हैं इन सबको ना थोड़ा सा अच्छे से याद करके आइएगा। इसी से रिलेटेड आगे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाएंगे और आगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो फार्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और आगे वाले टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे एप्टीट्यूड के, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव अ गुड डे।